तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का वही चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3। तो पहले तो मैंने टिश्यू के बारे में पूरा आप लोगों को समझा दिया था ना। इसके बाद में हम आज देखेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, टिश्यू सिस्टम किससे बने होगी? टिश्यू से ही बने होगी। परंतु जो टिश्यू सिस्टम होते हैं ना, इनका जो काम होता है और इनका जो स्ट्रक्चर, मतलब इनका जो कैसे दिखते हैं, कैसे काम करता है, ये डिपेंड करते हैं इनके इस टिश्यू सिस्टम कहाँ पर रहते हैं, कौन सी पोजीशन पे रहते हैं, इसके ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है ना। तो टिश्यू सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड ऑन देयर लोकेशन, उनके डिपेंड करता है उनके लोकेशन के ऊपर। ठीक है, इन्हीं लोकेशन के ऊपर मतलब बेस करके इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसका मतलब है एपिडर्मिस, मतलब ये अपर लेयर पे रहता है। ठीक है ना, प्राइमरी प्लांट बॉडी का। सेकेंडरी में नहीं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्राइमरी में रहता है। ठीक है, ये सारे के सारे है प्राइमरी प्लांट बॉडी के लिए अप्लाई होता है। ये दोनों वाला तो सेकेंडरी में दिखा जाता है। ठीक है ना, सेकेंडरी प्लांट बॉडी में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और भास्कुलर टिश्यू सिस्टम में कॉमन है। ठीक है, परंतु एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन प्राइमरी प्लांट बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये अपर लेयर पे रहता है, अपर लेयर को कवर करके रखता है। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मतलब है ये है फंडामेंटल टिश्यू, मतलब यही पूरा बॉडी का मेन टिश्यू जो है, टिश्यू सिस्टम जो है, ये फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम ही है और इसको ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। उसके बाद है भास्कुलर और कॉन्डक्टिंग टिश्यू। भास्कुलर टिश्यू मेनली जाइलम और फ्लोएम से ही बनी होते हैं, इसलिए इसका मेन काम है कॉन्डक्ट करना, मतलब फूड, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है। कॉन्डक्टिंग टिश्यू भी कहता है भास्कुलर टिश्यू सिस्टम को। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, ये वाला पढ़ेंगे, इस वाले को। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मैंने पहले ही बोला, आउटर कवरिंग। हाँ, आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी, मतलब पूरे प्लांट बॉडी के आउटर में ही ये रहता है। परंतु एक बात याद रखना, प्राइमरी प्लांट बॉडी के लिए। ठीक है, सेकेंडरी में भी रहता है, परंतु उसमें लीव्स में हो जाएगा। उनका स्टेम में सारी जगह पर तो नहीं होगा, तो उसमें बार्क आ जाता है स्टेम में। अगर बहुत मतलब पुराना ट्री होगा, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हो चुका होगा, तो उसमें वो तो सेकेंडरी प्लांट बॉडी हो जाएगा। तो उसमें तो नहीं होता, उसमें एपिडर्मल नहीं होता, उसके ऊपर एक और भी चीज़ों का कवरिंग होता है, सिर्फ एपिडर्मल नहीं रहता उस जगह पे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मेनली 3 चीज़ों से ही बनते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, एक तो एपिडर्मिस, दूसरे स्टोमाटा और तीसरा है एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। मान लो एक प्लांट है, ठीक है, प्राइमरी प्लांट बॉडी। हम हर बात को मेरा ठीक से ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये मान लो प्लांट है, इसका जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है, ठीक है, मान लो रूट है, तो इसमें आउटर जो कवरिंग होगा, लीव्स का भी, स्टेम का भी और रूट का भी, सारे की आउटर कवरिंग है प्राइमरी प्लांट बॉडी में। इनका जो आउटर कवरिंग होगा, मतलब ऐसी जगह पे ये जो आउटर कवरिंग करता है, ठीक है ना, ऐसी जगह पे आउटर कवरिंग कौन करता है? बोलो, एपिडर्मिस करता है। ठीक है ना। ये सारे के सारे जो कवर कर रहा है, इनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं, ठीक है। और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। ये मेड अप किस में होता है? ये जो सेल होता है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और इसका जो सेल है वो इलोंगेटेड टाइप का होता है। जो सेल है इसका, ये इलोंगेटेड टाइप और कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, ठीक है।
अगर कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, कॉम्पैक्ट क्यों रहना चाहिए इस जगह पर, जैसे कि अगर कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होगा बाहर से, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए कॉम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए कॉम्पैक्ट होता है। उसके बाद ये मेनली सिंगल लेयर होता है, मेनली एक सिंगल लेयर में, ऐसे एक लेयर में ही होता है, ठीक है, ये सिंगल लेयर ही होता है। और ये पेरेन्काइमा का मतलब पेरेन्काइमा से बना होता है। तो मैंने भी पहले भी बोल चुका था कि पेरेन्काइमा जो होता है ना, वो मोस्टली टिश्यू सिस्टम का मेन पार्ट, मतलब ज़्यादातर हिस्सों में पेरेन्काइमा ही पाया जाता है, ठीक है। तो पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। और इसमें पेरेन्काइमेटस क्यों होता है पता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो सालोक संश्लेष भी कर सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। सालोक संश्लेष का मतलब ही फोटोसिंथेसिस है, और सालोक संश्लेष बंगाली में बोला जाता है, ठीक है ना। और इसमें स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें लार्ज वैक्यूल होता है। इसका जो सेल में वैक्यूल का जो ज़्यादा, पेरेन्काइमा में ऐसा ही होता है, जो लार्ज वैक्यूल ही होता है ज़्यादातर हिस्सों में, और साइटोप्लाज्म भी होता है स्मॉल अमाउंट में। इसका आउटर जो लेयर है ये कवर होता है, इसका जो आउटर लेयर है ये कवर होता है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं लिग्निन, ठीक है, लिग्निन नहीं, क्यूटिकल, सॉरी क्यूटिकल बोलते हैं। इसका जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल, ठीक है। आउटर साइड ऑफ एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय वैक्सी थिक लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल रहने से क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होगा। और क्यूटिकल जो है वो रूट में नहीं पाया जाता, क्यूटिकल रूट्स में नहीं पाया जाता, परंतु स्टेम और लीव्स में क्यूटिकल होता है। तो क्यूटिकल का काम होता है, तो थिक लेयर है, तो अगर पानी का जो लॉस होता है रेस्पिरेशन नहीं, ट्रांसपायरेशन के टाइम, उसको कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है स्टोमाटा के बारे में, नीट में तो काफ़ी बार पूछ चुका है स्टोमाटा के बारे में। तो अब देखना स्टोमाटा क्या है, ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे, और वही वाला स्ट्रक्चर बार बार आता है, तो वो स्ट्रक्चर भी देख लेना, एनसीईआरटी में है। तो अब पढ़ेंगे स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, आप बोलो ये कहाँ पर पाया जाता है। ये पाया जाता है लीव्स में पाया जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू ही तो प्लांट ट्रांसपायरेशन करता है ना, स्टोमाटा के माध्यम में वो गैसियस एक्सचेंज भी करता है, और ये लीव्स के एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। मतलब कुछ सेल्स है एपिडर्मिस का जो स्पेशलाइज्ड हो जाता है ऐसे काम करने के लिए, उसको हम सेपरेट करने के लिए बोलते हैं स्टोमाटा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोमाटल एपरेटस। स्टोमाटल एपरेटस क्या, कौन सी चीज़ों से बने होते हैं। पहले तो आप देखो स्टोमाटा क्या है। ये एक स्टोमाटा, इसको ये मेनली एक स्टोमाटल सेल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोमाटल एपरेटस। ये डाइकॉट में है, ये डाइकॉट में पाया जाता है, और इसको बोला जाता है मोनोकॉट में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है ये देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं सॉरी, ये जो सेल है इनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, इनका जो पास में जो सेल होता है, ठीक है। और ये जो है इस जो पोर देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं स्टोमाटल पोर, इसको हम बोलते हैं स्टोमाटल पोर। और ये जो डम्बल शेप का जो ये देख पा रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। तो और ये भी गार्ड सेल है, इसमें ये वाला ये जो मोनोकॉट में है और ग्रासेस में इनका डम्बल शेप होता है, जो गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल पहले लिखते हैं UAR, गार्ड सेल, ठीक है। ये है गार्ड सेल, इसमें ए भी है गार्ड सेल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। तो ये हुआ सब्सिडियरी सेल, और ये भी हुआ सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल। कुछ सेल्स होता है एपिडर्मल,
एपिडर्मिस का जो स्पेशलाइज्ड होता है फंक्शन मतलब स्ट्रक्चर में, तो उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल, जो गार्ड सेल के बाहर कवर करता है, ठीक है ना। उसके बाद इनको हम बोलते हैं स्टोमाटल पोर, और ये भी होगा स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, इनको आप ठीक से याद कर लेना, ये आता है। और इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल, ये जो बाहर का जो सेल है, ठीक है ना। तो ये मैंने शायद बोल चुका हूँ जितना बोलना था। और स्टोमाटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल, इन सबको मिला के एक साथ बोलता है स्टोमाटल एपैरेटस, ठीक है। कौन सी चीज़ों का, स्टोमाटल पोर, सब्सिडियरी सेल्स एंड गार्ड सेल, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है स्टोमाटल एपैरेटस, ठीक है। और इतना ही था। और इनको हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इन नोट को आप ठीक से लिख लेना, ये आता है ये वाला, ये मैंने इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने इतना बोल रहा आप लोगों को। तो देखो, स्टोमाटल एपैरेटस कौन सी चीज़ों से बना होता है, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल्स एंड स्टोमाटल पोर बा स्टोमाटल एपर्चर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एक साथ में मिल के बोलते हैं स्टोमाटल एपैरेटस, ठीक है। एपर्चर में तो स्टोमाटल पोर को बोल रहा है, ठीक है। और गार्ड सेल का और एक चीज मैंने बोलना शायद मिस कर चुका हूँ, ये जो गार्ड सेल है ना, इसका जो इनर साइड है मतलब टवर्ड्स द सेंटर, इसका देखो सेल वॉल थोड़ा थिक है, और इसका देखो सेल वॉल थोड़ा सा पतला है, तो इसको हम बोलते हैं मतलब ये वाला जो आउटर साइड है मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, ये थीन है का सेल वॉल गार्ड सेल का, ठीक है। और भी है इसमें मायोफाइबिल पाया जाता है, जब ये उसको मैकेनिज्म को मैं अब बोल देता हूँ, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, जो है मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में आप लोग पढ़ोगे। पहले मैं एक चीज अब भी बोल देता हूँ, परंतु जब आप लोग पढ़ोगे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, तब देखोगे कि इन जो गार्ड सेल होता है ना, कब क्लोज होता है, कब बंद होता है। ये मान लो अब क्लोज है, ठीक है। क्लोज होने के टाइम जो मायोफाइबिल फिलामेंट होता है वो ऐसे ऐसे करके मतलब लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज हो जाता है, ठीक है। ये मायोफाइबिल जब लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है तब ये क्लोज होता है, मायोफाइबिल। लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज, लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज, तब इसको जब लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है मायोफाइबिल, तब गार्ड सेल क्लोज होता है, तो स्टोमाटल पोर नहीं होता, तो स्टोमाटल पोर नहीं होता, स्टोमाटल पोर ऑफ होता है, ठीक है। सब स्टोमाटल पोर ऑफ होता है। जब मान लो जब ये रेडियली अरेंज होता है ना, तब खुला रहता है। ये मान लो गार्ड सेल है, जब ऐसे रेडियली अरेंज होता है मायोफाइबिल, जब मायोफाइबिल रेडियली अरेंज होता है, मायोफाइबिल रेडियली अरेंज होता है, तब स्टोमाटल पोर ऑन होता है, स्टोमाटल पोर ऑन होता है, सॉरी ऑफ बोल रहा था मैं। तो इनको आप ध्यान में रख लेना, इतना ही था बस। ये अगर सारे कर लिए तो इसमें से ही आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब आप कर पाओगे, ठीक है ना। इतना ही पढ़ना पड़ता है इस स्टोमाटा के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है गार्ड सेल के बारे में। तो स्टोमाटा में आपको कौन सी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, स्टोमाटल एपैरेटस आपने पढ़ लिया, गार्ड सेल पढ़ लिया, सब्सिडियरी सेल आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो गार्ड सेल कौन सी चीज़ों से बनी होती है, इस सेल ऑफ स्टोमाटा कॉन्सिस्ट ऑफ 2 बीन शेप हो गया कल्ड गार्ड सेल, इनक्लोज स्टोमाटल पोर जो इनक्लोज करता है, ढकी हुई रहती है, स्टोमाटल पोर को इनक्लोज करके रखते हैं। ग्रास में कैसा बताया, मोनोकॉट में डम्बल शेप का होता है ये वाला,
जो होता है अपने देख भी लिया। इनका आउटर वॉल कैसे होता है? आउटर वॉल बोलो थिक होता है या फिर थीन? आउटर वॉल थीन होता है अवे फ्रॉम द पोर, और क्लोज टू पोर जो है इनर वॉल वो गार्ड सेल का थिक होता है। आपने देख चुका अपने लोगों ने देखा है। और गार्ड सेल क्या प्रोसेस करता है? क्लोरोप्लास्ट प्रोसेस करता है। इसलिए ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होता भी है। और ये क्या रेगुलेट करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल क्या रेगुलेट करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और आपने कैसे करता है इसको भी मैंने बोल दिया, कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ठीक है, इतना ही आता है भाई। और क्लोजिंग और ईएम में और भी सारे चीजें, जैसे पोटाशियम हेल्प करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में, ठीक है ना, K+। और वो भी उस क्वेश्चन भी आता है। उस क्वेश्चन में बहुत सारे मतलब 2017 में ही शायद आ चुका है। K+ आयन हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में। इसको भी आप पढ़ोगे, वो भी आप पढ़ोगे। शायद वो लिखा हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन में चैप्टर में है शायद, मुझे लगता है ऐसा। पोटेशियम जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सब्सिडियरी सेल्स। तो सब्सिडियरी सेल क्या है? ये वाला मैंने बोला ना, सब्सिडियरी सेल आउटसाइड ऑफ गार्ड सेल। तो फ्यू एपिडर्मल सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन शेप, उनको ही हम बोलते हैं, मतलब शेप एंड साइज में जब कुछ सेल एपिडर्मल सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं तब उनका हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। ठीक है, और ये आउटर साइड होता है गार्ड सेल का। देख चुके हैं आप, ये जो आउटर साइड है ये तो गार्ड सेल है। तो इसका जो है ये वाला तो है सब्सिडियरी सेल। आउटर साइड कुछ शेप और साइज में स्पेशलाइज हो जाते हैं, उनका हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। उसके बाद पढ़ेंगे एपिडर्मल एपेंडिसेस, जो 3 चीज मैंने बोल रहा था। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल एपेंडिसेस। तो मैंने एपिडर्मिस और स्टोमाटा को बोल दिया, आप बोलेंगे एपिडर्मल एपेंडिसेस। तो एपिडर्मल एपेंडिसेस अब मैंने पहले बता दूं एपिडर्मल एपेंडिसेस मतलब क्या है? एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मिस के बाहर जो सेल पाया जाएगा, और यानी कि एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन होगा, उनको ही हम बोलेंगे एपिडर्मल एपेंडिसेस। जैसे कि अगर रूट में आप देखोगे एपिडर्मल एपेंडिसेस मतलब रूट में रूट हेयर के रूप में रहेगा। अगर स्टेम में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेम हेयर, और उनको हम स्पेशली बोलते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, नाम याद रखना, उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, तो एपिडर्मल एपेंडिसेस उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। तो आप देखते हैं, तो एपिडर्मल एपेंडिसेस और एपिडर्मल हेयर उनको बियर करता है, नंबर ऑफ हेयर्स, कुछ हेयर को बियर करता है, उसके लिए बोलते हैं रूट हेयर। रूट में रहेगा और वो यूनिसेलुलर होता है रूट में। और ये इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल भी कहा जाता है इसको, मतलब इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल होता है एक्चुअली में। और ये क्या करता है? रूट में रहेगा तो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स करेगा, इनको ही एब्जॉर्ब करता है। परंतु स्टेम में क्या होता है कि उनका जो स्टेम है और ट्राइकोम्स होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। वो ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं और कठिन भी हो सकते हैं, स्टीप भी हो सकता है। वो सिक्रेटरी नेचर का भी होता है। जैसे उसके अगर ट्राइकोम्स रहेगा तो क्या करेगा? उसके ट्राइकोम्स के ऊपर क्यूटिकल भी रहेगा, तो जो सरफेस एरिया है उसको कम कर देता है मेन प्लांट बॉडी का। तो अगर सरफेस एरिया कम कर देगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, तो वाटर लॉस भी कम करता है। ठीक है, इनको आप समझ चुके हैं? ओके, कोई बात नहीं। तो स्टेम हेयर क्या क्या है? मल्टीसेलुलर होता है, इनका ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकता है। इनका जो है वो सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टीप भी हो सकता है, सिक्रेटरी नेचर भी की होता है, वाटर को लॉस से रोध करता है, वाटर लॉस को रेजिस्ट करता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इतना ही था आप लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, और ज़्यादा कुछ नहीं जानना पड़ेगा। आप बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कौन सी चीज़ों से बने होते हैं पता है? इनको तो फंडामेंटल टिश्यू बोलता ही है, और ये मेनली सिंपल टिश्यू से बना होता है। सिंपल टिश्यू कौन कौन था? कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, पैरेन्काइमा, इन तीनों चीज़ों से ही बनता है ये, और कुछ भी नहीं होता इसमें। तो ग्राउंड टिश्यू में आप देखेंगे कि इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू, और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये सिर्फ एपिडर्मिस और भास्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितना सारा सेल है
एपिडर्मिस और भास्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितना सारा टिश्यू है सारे के सारे एपिडर्मिस मतलब ग्राउंड टिश्यू के अंदर, मतलब ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। मतलब सारा कुछ ही अगर ग्राउंड टिश्यू ही है, मतलब मेन जो प्लांट बॉडी है वो ग्राउंड टिश्यू से ही बनता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से ही। और इसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट है इन प्राइमरी प्लांट्स, रूट्स और स्टेम। मतलब पैरेन्काइमा इसमें कहाँ पर पाया जाता है पता है? प्राइमरी रूट और स्टेम के यूजुअली कॉर्टेक्स में पाया जाता है, पेरिसाइकिल में पाया जाता है। सारी चीज़ अब मैं बता दूंगा, कॉर्टेक्स क्या है, पेरिसाइकिल क्या है, पीत क्या है, मेडुलरी रे क्या है, ये सारी चीज़ मैं इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। बस अभी के लिए आप देख लो, याद करना चाहे तो कर लो, कोई बात नहीं, ना करोगे तो भी कोई बात नहीं इस पॉइंट को, परंतु एनसीईआरटी में है तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और जैसे कि पैरेन्काइमा प्रेजेंट है प्राइमरी प्लांट बॉडी के रूट और स्टेम में। कहाँ पर पाया जाता है? प्राइमरी प्लांट बॉडी के रूट और स्टेम के कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पीत एंड मेडुलरी में पाया जाता है। इनको आप अभी तो याद करना छोड़ दो, बाद में याद ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और इन लीव्स इट कॉन्सिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेनिंग सेल, जिनको हम बोलते हैं मेजोफिल। मेजोफिल के बारे में आप पढ़ोगे, जब लीव्स पढ़ाऊंगा ना तब आपको समझ में आ चुके। ये शायद लीव्स मैंने 2 लेक्चर बात कराऊंगा, एक लेक्चर बात कराऊंगा। एक लेक्चर में मैंने स्टेम और रूट का डाइसेक्शन आपको समझा दूंगा, तो उसके बाद के लेक्चर में आपको लीव्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, लीव्स का एनाटॉमी। तो अब लोग देख लेना तब। और इन लीव्स क्या लीव्स में थिन वॉल जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होता है उनको हम बोलते हैं मेजोफिल। वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर पड़ता है, मतलब मेजोफिल ग्राउंड टिश्यू के अंदर पड़ता है। आप इतना याद रखना, वो भी याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप अगर कॉन्सेप्ट से चलोगे तो हो जाएगा शायद, मुझे नहीं लगता याद करना पड़ेगा इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है वो। आप पढ़ेंगे भास्कुलर टिश्यू सिस्टम, मैंने पहले ही बोल चुका है कॉन्डक्टिंग टिश्यू है, तो मेनली जाइलेम और फ्लोएम से ही बना होगा। तो जाइलेम और दोनों एक साथ मिलके ही भास्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब भास्कुलर बंडल कैसा होता है? ऐसा होता है भास्कुलर बंडल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी रूट होगा तो ऐसा होगा, अगर स्टेम होगा तो ऐसा होगा। स्टेम में पाया जाता है ऐसा भास्कुलर बंडल, ऐसा रूट में पाया जाता है, ठीक है। देखेंगे कैसे कि ऐसे होता है। तो अगर इसको आप देख कर कॉन्फ्यूज हो जाओगे ना, तो मैं बता दूं, ये जाइलेम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है ऐसे, ठीक है। इसमें तो सिर्फ जाइलेम होता है, पूरा के पूरा जाइलेम से बना होता है। यहाँ पर प्रोटोजाइलेम रहता है, यहाँ पर मेटाजाइलेम जिसका भेसेल मोटा होता है, भेसेल और ट्राकिड, और इनका छोटा छोटा होता है तो पतला रहता है, मतलब शार्प रहता है आउटर एंड्स के तरफ। मैं तो बोल चुका था ये रेडियल, इनको हम बोलते हैं रेडियल बोलते हैं, परंतु एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अब मैंने बोला था ना, तब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऐसा था, मैंने पढ़ाया भी है एग्जैक्ट। और इसको हम बोलते हैं इंडक्ट स्ट्रक्चर, जिसमें जाइलेम प्रोटोजाइलेम इनर साइड होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ओपन भास्कुलर बंडल के बारे में। ओपन भास्कुलर बंडल मतलब ये इसको खुला हुआ है, कौन सी चीज़ों का क्षार है, ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, मतलब इसमें कैम्बियम होगा। कैम्बियम आपको पता है ना, वही वाला जब मैंने पढ़ाया था परमानेंट टिश्यू में, कॉर्क कैम्बियम था, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम था, ऐसा ऐसा मैंने पढ़ाया था। तो वही वाला कैम्बियम जो है, कैम्बियम इसमें रहता है जाइलेम और फ्लोएम के बीच में। तो जैसे कि ऐसे ऐसे बना जाइलेम और फ्लोएम, इनके बीच में देखो ये तो जाइलेम है, जाइलेम और ये फ्लोएम है। तो इनको भी मैं समझाऊंगा, बाद में समझाते, ठीक है। और ज़्यादा दूध नहीं दूंगा, 6-7 मिनट में क्या बाद ही आपको लोग पूरा देख लोगे उसमें। उसके अंदर बस अभी चीज ना रखो कि याद रखो कि जो ओपन भास्कुलर बंडल होता है उसके अंदर कैम्बियम होता है, जाइलेम और फ्लोएम्स के अंदर। तो इसलिए कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलेम एंड फ्लोएम, सो कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलेम एंड फ्लोएम। अगर जाइलेम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रहेगा तो वो वाला तो सेकेंडरी जाइलेम और फ्लोएम तैयार कर लेगा ना, तो इसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है वो वाला। और ये प्रेजेंट कहाँ पर प्रेजेंट है? ओपन भास्कुलर बाइंड डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? स्टेम में ओपन भास्कुलर बंडल पाया जाता है। अब पूछोगे कि भैया तो डाइकॉट रूट में क्यों नहीं होता? डाइकॉट रूट में इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका जो सेल है ना वो ऐसे तरह के होते हैं,
देखो यहाँ पर ये सारे के सारे जाइलेम है, ये सारे के सारे जाइलेम है, ये जाइलेम है, ये जाइलेम है। देखो जाइलेम और फ्लोएम एक साथ मिलना नहीं है यहाँ पर। ये है फ्लोएम, PHLOEM, ये फ्लोएम है, ये जाइलेम है, जाइलेम है। तो एक साथ अगर नहीं है तो इसमें बीच में कैम्बियम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उनको हम बोलते हैं ओपन वास्कुलर बंडल। तो और सिर्फ स्टेम में पाया जाता है। और ये वाला किसका स्ट्रक्चर था, रूट में पाया जाता है। और स्टेम में कैसा होता है पता है, ऐसे इसके अंदर ये जाइलेम है, ये जाइलेम है, और ये है फ्लोएम, और इसके अंदर रहता है कैम्बियम, इसके अंदर में रहता है कैम्बियम। ये वाला कहाँ पर पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होगा कि फ्लोएम और जाइलेम के अंदर में जो कैम्बियम होता है वो सिर्फ स्टेम में ही पाया जाएगा। क्योंकि अगर रूट में तो ऐसा होता है, रूट में तो जाइलेम और फ्लोएम एक साथ में नहीं रहता ना, तो उसमें अंदर कैम्बियम नहीं होगा, इसलिए, ठीक है ना। तो ओपन वास्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, स्टेम में, और वो भी डाइकॉट स्टेम में। और आप देखो क्लोज्ड वास्कुलर बंडल कहाँ पर पाया जाता है, मोस्टली मोनोकॉट में ही होगा, उसमें कैम्बियम नहीं होता, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। उनको हम बोलते हैं क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। अब पढ़ेंगे रेडियल, इनको आप देखेंगे। अब रेडियल आप पढ़ोगे ना, तो अब रेडियल रूट में पाया जाता है। रेडियल मतलब जाइलेम और फ्लोएम within vascular bundle are arranged in alternate manner। मतलब ये देखो जाइलेम और फ्लोएम ये ऑल्टरनेट, मतलब ये यहाँ पर है तो फ्लोएम यहाँ पर है, फ्लोएम यहाँ पर है तो जाइलेम यहाँ पर है, जाइलेम यहाँ पर है तो फ्लोएम यहाँ पर है। तो ऑल्टरनेट वे में रहता है, तो ऑल्टरनेट मैनर में रहता है, तो इसका रेडियस भी डिफरेंट होगा, रेडियस डिफरेंट है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, रूट में, पहले भी आपने देख चुका है, देख लिया आपने। आप पढ़ेंगे कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है, कॉन्जॉइंट मतलब ज्वाइंटली रहता है, कॉन्जॉइंट। और इसका रेडियस क्यों डिफरेंट हुआ पता है आपको, आप लोगों को। देखो ये वाला रेडियस ऐसे मापा जाता है, देखो एक ही लाइन में है तो ये एक रेडियस है, ये एक ही लाइन में है एक रेडियस है, और इसका देखो और एक रेडियस है, इसका यहाँ से यहाँ था और इसका यहाँ से यहाँ था, तो इसका रेडियस डिफर कर गया ना। इसका रेडियस इतना है, इसका रेडियस इतना है, तो रेडियस अलग अलग रेडियस में रहता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका रेडियस क्यों डिफरेंट हुआ। और इसमें अगर देखोगे इसका रेडियस सेम है, देखो ये जाइलेम और फ्लोएम एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में है तो रेडियस भी सेम है, सेम लाइन पे है तो सेम रेडियस है। इसलिए आप लोग शायद समझ चुके हैं क्यों रेडियस अलग हुआ, क्यों डिफरेंट हुआ। रेडियल में डिफरेंट है, और कॉन्जॉइंट में एक साथ, कॉन्जॉइंट मतलब जॉइंटली रहता है। कॉन्जॉइंट का अगर तोड़ो तो उस वर्ड को को जॉइंट भी कह सकते हैं। तो को मतलब एक साथ में, और जॉइंट मतलब जुड़ा रहता है, एक साथ में जुड़ा रहता है। जाइलेम और फ्लोएम कौन जुड़ा रहेगा, इन वास्कुलर बंडल्स, और इनका रेडियस क्या है, सेम है, कौन जॉइंट एक साथ है तो रेडियस भी सेम होगा। और ये कहाँ पर पाया जाता है, लीव्स में भी पाया जाता है और स्टेम में भी पाया जाता है। लीव्स को आप याद रखना, तो स्टेम तो आप तो याद ही रख लोगे, परंतु लीव्स बाद में याद नहीं रहता। और आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो बाद में जाके आपको याद नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया कॉन्जॉइंट फाउंड इन स्टेम, लीव्स एंड रूट, उसके बाद में आंसर होगा बोथ स्टेम एंड लीव्स, तब आप कॉन्फ्यूज कर जाओगे। तो इसलिए आप याद रख लो कि कॉन्जॉइंट पाया जाता है स्टेम और लीव्स में। और इसमें जाइलेम फ्लोएम देखते हैं, आउटर साइड फ्लोएम रहता है और इनर साइड जाइलेम होता है। यूजुअली फ्लोएम लाइज टवर आउटर साइड ऑफ जाइलेम, ठीक है, आप लोग देख चुके हैं, मैंने बोल दिया। और इनको हम बोलते हैं, अब वास्कुलर बंडल देखो, ये तो फ्लोएम है, PHLOEM, और ये जाइलेम है। इसके अंदर कैम्बियम, नो कैम्बियम नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं क्लोज कॉन्जॉइंट, क्लोज कॉन्जॉइंट, ठीक है। और इसमें देखो कैम्बियम प्रेजेंट है, ये कैम्बियम है, तो ये है ओपन कॉन्जॉइंट,
ठीक है, तो इतना ही था लेक्चर में आज। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग देखना ठीक से पूरी तरह से। अगर कहीं पर भी आप लोगों को डाउट आए तो मतलब शर्माना नहीं, कमेंट सेक्शन में बोल देना। तो मैं आप लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कौन सी क्वेश्चन में आप लोगों को मतलब अच्छे से ही बोलूँगा, बुरे तरीके से क्यों बोलूँगा मैं क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करना ज़रूर, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो। तो भाई इतना ही था आज के लेक्चर में। हाँ, इसके बाद में लेक्चर में जो मैं चीज़ पढ़ाऊँगा वो है रूट्स एंड स्टेम, इनका एनाटॉमी, ठीक है। तो और उसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिप्स का एनाटॉमी, और उसके बाद में हम सेकेंडरी ग्रोथ करवा देंगे। तो और 3 लेक्चर लेंगे, तो टोटल 6 लेक्चर में आप लोगों को पूरा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप लोगों को मतलब आप लोग अगर पहले दिन से देख रहे हो तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओके, गुड बाय।